आधुनिक भारत काल अनुक्रम, यानी इसी को कहेंगे कालानुक्रम। चलिए लिखिए 1773, 1784, 1773 के आगे लिखिए रेगुलेटिंग एक्ट, 1773, 1784, 1786, 1793, 1700 रहेगा, अब 1800 आ जाएगा, 1813, 1833, 1853, 1858, फिर 1861, 1892, फिर 1909, 1909, फिर 1919, 1919, फिर 1935, फिर उसके बाद 1947, फिर 1950, फिर 1952। कितना हुआ डेट? 1 2 3 4 5 6 12 12 4 16। ये 16 जो वर्ष हैं यह भारतीय संवैधानिक विकास का इतिहास है। इसको ऐसे ही कागज़ पर लिख के और सबके सामने जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लिख लीजिएगा। पहले मैंने कई बार लिखवाया है, रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? सबका नाम लिख रहे हैं, सबके प्रावधान आप लोग लिख लीजिएगा। ये कालानुक्रम में केवल नाम जरूरी है, प्रावधान आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए। पहले किया हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए 84, 84 में कौन सा है? पिट्स का इंडिया, तुम पूरा फ्रेश लिखना है। पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो क्या थी? द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला लिखिए 1786 वाला। 1786 में कॉर्नवालिस के लिए कुछ पावर बढ़ाने के लिए होता है। देखिए 1786 का अधिनियम, इसका मेन फोकस था कॉर्नवालिस को तैयार करना। भारत के गवर्नर के लिए कॉर्नवालिस अपना शर्त रखा था कि कुछ चेंजेज कीजिएगा तो करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्रावधान था कि मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल में निहित की गई और उसको यह अधिकार दिया गया कि विशेष स्थिति में वो परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। इन चीज़ों को लिखिए मत, केवल ये लिखिए क्योंकि ये अलग से बताया हुआ है, ये आपका अलग से फिर समय होगा। 93 में चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 20-20 साल पे आता था, तो 93 के बाद कब आएगा? 13 में है। इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 93 में 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। यह न 93 में नहीं, 13 में, हम तभी 93 बोल रहे हैं। 93 में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 93 में बढ़ाया गया, उसमें नहीं बढ़ाया गया था। 13 में नहीं बढ़ाया गया था, ठीक है ना। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बाकी और भी प्रावधान हैं, उनको आप अलग से लिखिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। 13 में जो आप बोल रहे हैं, इसको क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए यह एक्ट लाया गया। उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको समाप्त करना था। तो अभी क्या क्या दिया? चीनी और चाय। चीनी मतलब चीन के साथ बोला कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहा कि चीन और चाय का व्यापार का एक अधिकार चलता रहा, यानी चीन के साथ व्यापार चलता रहेगा और चाय का व्यापार पर उसका मोनोपोली बना रहेगा। चीन के साथ व्यापार चलता रहेगा और चाय पर एकाधिकार बना रहेगा। यह दो बात है। चाय और चीनी याद रहेगा ना। तो चीनी मतलब वो चीनी नहीं, चीन देश। तो चीन के साथ एकाधिकार बना रहेगा और चाय पर एकाधिकार बना रहेगा। यही था मेन बात, बाकी सब सेकेंडरी है, ठीक है। इसी में वो 1 लाख वाला बात जो बोले आप, वो था शिक्षा के लिए। 33 में क्या था महत्वपूर्ण? 33 को याद करते हैं मैकाले के इंक्लूजन, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 33 में
पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया एक व्यापार को। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य की इकाई बनकर रह गई। 33 में कंपनी केवल राजनीतिक टूल बन के रह गया। 53 में सबसे अधिक क्या है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पहली बार लाया गया, रीजनल। 53 में क्या लाया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। बंगाल से, बिहार से जो नहीं था प्रतिनिधि, 6 जगह से थे अलग अलग। हाँ, एक यानी कि कहीं ना कहीं से आप देखिए तो एक लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति की शुरुआत दिख रही है यहाँ पर। इसमें एक और था कि संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की आवश्यकता थी, जो इससे शुरुआत हुई थी उसकी 53 से। 1858 का क्या था, उसको कहते क्या थे, देखिए 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। बेटर गवर्नमेंट लिखता कहीं कहीं पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट क्या किस लिए है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी को महारानी की घोषणा से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, भारत मंत्री आ गया, भारत परिषद आ गया, बहुत सारी चीज़ें, और यहीं से वायसराय आ गया। गवर्नर जनरल क्या हो गया, वायसराय हो गया। और भारत के कार्य के लिए ब्रिटेन के संसद में एक मंत्री पद का गठन कर दिया गया, जो उसके कैबिनेट के स्तर का होता था। ठीक है, और जो 1784 से जो द्वैध शासन की प्रणाली स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर आकर समाप्त हो गई। 1784 से द्वैध, देखिए द्वैध शासन एक अलग चीज़ होता है, वो एक दिन अलग से बता दिए हैं आपको। और एक होता है द्विसदनीय। द्विसदनीयता को द्वैध मत समझिएगा, उसको बाई कैमरल बोलते हैं, इसको डायरकी बोलते हैं। ठीक है, बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय, एक उच्च सदन एक निम्न सदन इसको कहते हैं। और एक होता है द्वैध शासन, जिसमें प्रांत और क्षेत्र और अधिकार की बंटवारा होता है। ठीक है, 61 में क्या हुआ था, 61 वाला जो है, इसमें अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। लिखिए, इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधिवेत्ता का पद जोड़ा गया 5वां सदस्य के तौर पर। वो सारा कुछ अलग से लिखवाए हुए हैं। ठीक है, परिषद के सदस्य 6 से बढ़ा के 12 कर दी गई। ठीक है, ये सब 92 का परिषद अधिनियम, इसमें प्रश्न 6 दिन की सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था, चुनाव पद्धति की शुरुआत यदि पूछेगा, ये क्वेश्चन को मार्क कीजिए, यहाँ से पूछ सकता है सवाल, चुनाव पद्धति का शुरुआत कहाँ से शुरुआत करनी थी। मतलब इसमें प्रावधान आया, हुआ बाद में, लेकिन प्रावधान इसमें था। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। ठीक है ना, फिर अगला लिखिए मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो में तो पृथक निर्वाचन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1909 का था ये। मिंटो इसका मतलब जन्मदाता था। और उसने लॉर्ड मार्ले को लिखा था। मार्ले और मिंटो 2 थे ना, एक वहाँ था, एक यहाँ था। एक यहाँ का गवर्नर था। यहाँ का गवर्नर कौन था, यहाँ का मिंटो। मिंटो ने मार्ले को लिखा, यानी कि वहाँ लिखा। मिंटो यहाँ था और मार्ले वहाँ था। उसने लिखा, ये सेंटेंस काफ़ी प्रसिद्ध हुआ कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। किस अधिनियम के बारे में कहा गया कि उसने खुद लिखा, मिंटो ने मार्ले को, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। और दांत बो रहे हैं यानी कि रोप रहे हैं, इसका फल बहुत भीषण होगा। और उस समय इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ था। कितना आयरनिकल बात है, ज़िंदगी में कितना विरोधाभास है कि जिस पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उस समय हज़ारों लोग आंदोलन किए, लाखों लोग आंदोलन किए, इतना विरोध हुआ, गांधी जी एकदम तिलमिला गए थे। और आज हर जगह पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, भारत सरकार खुद बनाती है, नहीं है, ये रिजर्व है, हाजीपुर रिजर्व है, यहाँ यही वोट दे सकता है, यहाँ पर यही वोट ले सकता है। यह क्या है, इसी नाग के दांत का बोला था कि फल भीषण होगा। तो उसको पता नहीं था कि भारत की आज़ादी के बाद भी ये दांत जो है फल देता रहेगा, और यह दे रहा है। अब तर्क जितना भी गढ़ लीजिए, जो गलत है वो गलत है। तात्कालिक लाभ के लिए लोग तर्क करते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहेगा तो हम जीत जाएंगे, हम पार्टी। लेकिन देश का भला नहीं, ये नहीं है ना कि मैं देश, जिस पृथक निर्वाचन के लिए लोग मर गए,
वो आपने अलग से फिर 1932 में फिर से स्वीकार कर लिया। पूना पंचायत जब आएगा तो फिर आपने वही चीज़ कर लिया, अम्बेडकर जी ने करवा दिया। तो लोग कहेगा कि तमाम बातें, लेकिन ये जान लीजिए कि जो गलत बीज है, जिसके जड़ के बारे में खुद कह रहा है, बोने वाला कह रहा है कि इसका फल भीषण होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी ना। चलिए, तो पूछता है ये सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन इसी के लिए था। ये हम कालानुक्रम बता रहे हैं, किसके बाद कौन है, उसमें क्या विशेष है। और आगे आइए, 1919 वाले को क्या कहते थे? 19 वाले को क्या कहते थे? जैसे इसको मार्ले मिंटो कहते थे, उसको क्या कहते थे? ये मार्ले मिंटो था, तो अगला कौन सा था? 1919 वाला। जैसे 1909 वाले को मार्ले मिंटो कहते थे, तो 1929 वाले को क्या कहते थे? चेम्सफोर्ड था, उसको मॉन्टफोर्ड कहते थे। मॉन्टफोर्ड, ठीक है ना? हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसमें फिर यही है, चेम्सफोर्ड यहाँ पर और मॉन्टेग्यू वहाँ पर, तो इसीलिए दोनों का नाम मिला के क्या हो गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लेकिन दोनों का नाम बड़ा बड़ा था, तो मॉन्टेग्यू का मॉन्ट ले लिया और चेम्सफोर्ड का फोर्ड ले लिया, तो इसका नाम क्या कर दिया? मॉन्टफोर्ड। मॉन्टफोर्ड सुधार कहते थे इसको। इसी में उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत 1919 से। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 35 का, हाँ 35 तो पूरा का पूरा है ही, लेकिन 1935 का जो है, यह भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना, संघात्मक सरकार की स्थापना। और प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। 1935 के अधिनियम को ध्यान से देख लीजिएगा, इससे एक सवाल कन्फर्म आएगा। 1919 से भी एक सवाल आएगा। तो 19 मतलब कि आप 92 के बाद से ध्यान से पढ़िए, हाँ 92 से लेके 35 तक को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद केवल 47 में तो आज़ादी वाला डॉक्ट्रिन है, और ये 50 में आपका संविधान लागू हुआ, और 52 में पहला चुनाव हुआ। हो गया तीनों? चलिए अब आइए आप लिखिए 1885 पहला अस्थायी हुआ था 72 में। मेयो के समय 72 में अस्थायी था, ठीक है। क्या हुआ? चलिए लिखिए 1885 क्या घटना हुई थी? 1885, हाँ कौन सी घटना हुई थी? कौन किया था इसका स्थापना? कहाँ हुआ था? किस जगह पर हुआ? बहुत फेमस है, कई बार पूछ देता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है ना? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, ठीक है। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, अगला कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में लगभग 343 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसमें 607 लोगों ने भाग लिया था। जो बोल रहे हैं उसका अर्थ समझिएगा। पहला में 72, दूसरा में 343, चौथा में 607 मद्रास में हुआ। फिर उसके बाद पांचवा कहाँ हुआ था? चौथा हो गया है, ये तीसरा ही हुआ ना मद्रास में। और उसके बाद चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल वाला जो हुआ था, इलाहाबाद में हुआ। इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया था। यानी शुरुआत हुई 72 से, फिर पहुंचा 343, फिर 604 और उसके बाद 1248। यानी कि कांग्रेस की लोकप्रियता बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यही बताना चाह रहे थे, और कोई बात नहीं है। पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, अब उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो याद आ जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस से 1 से 2 सवाल रहेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद मैंने आपको कल बताया था कि 2-3 घटनाएं बड़ी तेज़ी से हुई थी। क्या? नरम दल गरम दल वाला कंसेप्ट आया, फिर उसी में बीच क्या काल है, तो एक कालखंड बनता है, ठीक है।
उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है 1905 में। तो इसीलिए 85 से 1905 तक को एक कालखंड माना जाता है। कब से कब तक का एक कालखंड है? प्रथम चरण भारतीय स्वतंत्रता जैसे क्रांतिकारी आंदोलन कहिए, स्वतंत्रता आंदोलन कहिए, उसमें 1857 एक शुरुआत है। उसके बाद 1885 दूसरा प्रस्थान बिंदु है। लेकिन उससे लेकर 20 साल का जो इतिहास है वो एक कालखंड है। कब से कब तक? 1885 से लेकर 1905 तक। इसको क्या कहते हैं? प्रथम चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। मान लीजिए सवाल पूछ दे कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक? 1885 से 1905 तक। तो पूछिए भाई, जब पहला चरण यहाँ से है तो दूसरा चरण कब से? तो वहीं से शुरू होगा ना, 1905 से ही। कब तक? मात्र बहुत 8 साल के लिए, 1905 से लेकर 1913 तक। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1905 से 13 तक। उसके बाद जो है वो तीसरा चरण है। और यदि क्रांतिकारी आंदोलन का पूछ दे कि कब से है, तो क्रांतिकारी आतंकवाद जिसको लोग कहता है, आतंकवाद तो मत ये क्रांतिकारी आंदोलन कहिए, तो यह 1905 से 1905 बोल रहे हैं, नहीं 1905 से 15 तक, 1905 से 15 तक चरम पर था क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें वो अभिनव भारत वगैरह की जो बात आती है ना, महाराष्ट्र की बात आती है, वो इसी में है। चलिए अब 1905 लिखिए। अगला जो डेट लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? 1885 के बाद 1905। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन और बहिष्कार आंदोलन। पहली बार बहिष्कार तक भारतीय पहुँचे इसी आंदोलन में। बहुत बड़ा आंदोलन था, ठीक है। बंग भंग है, बंग भंग इसी को कहते हैं। विभाजन के बारे में गोखले ने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है, यह एक निर्मम भूल है। किसने कहा था? गोखले ने। बहुत सारी बातें हैं इसमें। इसी समय बहुत सारा क्या हुआ कि दो चीज़ों की प्रवृत्ति बढ़ी 1905 में कि ठीक है हम तो बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जगह जगह पे लोग अपना कोट पैंट जितना खूब सुंदर सुंदर महंगा महंगा मंगाए थे ब्रिटेन से, उस सब की होली जलाई गई। और जब आप मान लीजिए विदेशी चीज़ों का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपको ज़रूरत तो है ना चीज़ का, तो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए स्वदेशी का कंसेप्ट भी इसी में आया। स्वदेशी भी आया और बहिष्कार भी आया। बहिष्कार विदेशी वस्त्रों का, और अपनाना है या बनाना है किस चीज़ को? स्वदेशी वस्त्रों को। इतना ही नहीं, जब हुआ कि जब विदेशी का त्याग तो संपूर्ण त्याग। कैसे अभी हम लोग चाइनीज़ का कर रहे हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करेंगे, चाइनीज़ ऐप नहीं यूज़ करेंगे, तो टिकटॉक नहीं होगा तो अपना बनाएंगे कुछ लोकल ऐप। तो स्वदेशी का निर्माण भी इसी समय तेजी से शुरू हुआ। इसीलिए देखिएगा कि जैसे दवा की कंपनी हो तो केमिकल की कंपनी बनी, दवा बनाने की कंपनी बनी इस समय। कई स्कूल कॉलेज का निर्माण भी इसी समय हुआ, वो बीएन कॉलेज हो चाहे जो हो, क्या इस समय कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ। और अभी से शुरू होकर 1920-25 तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसलिए देखिएगा कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना भी कब है? 16 में। बीएन कॉलेज का स्थापना कब है? अब डेट आप बताइए। इसी रेंज में है डेट, देख लीजिएगा इसी रेंज में। फिर एक केमिकल फैक्ट्री की स्थापना हुई, उसके अलावा विद्यापीठ की स्थापना हुई। तमाम कॉलेज वगैरह भी बनने लगे, फैक्ट्रियाँ बनने लगी, दवा की दुकानें मतलब कि दवा की फैक्ट्रियाँ बनने लगी, और लोग अपने आप को आत्मनिर्भर करने लगे। यह प्रभाव था किसका? 1905 के बंग भंग का। और बंग भंग बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयता जागृत हुई थी, ठीक है। इसीलिए 1906 में जब अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? कांग्रेस का कलकत्ता में ना, 1906 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी उन्हीं का रहे। दादा भाई नौरोजी जो वो थे, उसमें सूरत में तो विघटन हो गया था 7 में। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो यह इम्पोर्टेंट हो गया स्वराज शब्द है। उसके बाद 1907 कालानुक्रम में अगला वर्ष कौन सा है? 1907 यह हो गया, जिसमें सूरत का, लेकिन उसके पहले 1906 भी लिख लीजिए यहाँ पर। 1906
1906 में एक घटना हुई थी जो कि इतिहास में बहुत अभी तक उसका असर पड़ रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में सूरत विघटन, कांग्रेस का विघटन हो गया था। सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे। चलिए, मुस्लिम लीग हो गया, सूरत हो गया, फिर अगला लिखिए 1909। ये तो आ ही गया, आपने लिख चुका है पहले ही, मार्ले मिंटो। फिर उसके बाद दिल्ली दरबार 1911 में क्या हुआ? लिखिए दिल्ली दरबार। उसके बाद लिखिए दिल्ली दरबार के बाद क्या हुआ था? हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया था। कब फेंका गया था? 1912। हार्डिंग बम। अभी किस जिले में बिहार में बार बार बम मिल जा रहा है कूड़ा में? पिछले एक साल में 31 बार बम मिल चुका है कूड़ा में, और वो बम फट जाता है। कल एक लड़के का हाथ उड़ गया और एक बच्ची की मौत हो गई, और ऐसा 31 बार हो चुका है अभी तक, 37 बार। तो 1912 में हार्डिंग बम, यानी कौन फेंका था? हार्डिंग पर गया था, किसी और को लग गया था? किसी और पे लग गया था। अब आइए 1914, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, उसके बाद आइए लखनऊ पैक्ट, 1916, लखनऊ पैक्ट। यहाँ पे क्या हुआ था लखनऊ पैक्ट में? इसमें एक पैक्ट हुआ, हाँ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? अंबिका चरण मजूमदार। ये हमने लिखवाया हुआ आपको, लेकिन वो कांग्रेस वाला पूरा आप लोग का मिस कर रहा है। इसी मतलब पहले जो है यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, इस जगह पे अब प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ लखनऊ पैक्ट के पहले इसी में आ जाइएगा। यदि पैरेलल में कहीं पूछ दे, होम रूल लीग 1914 में ही होम रूल लीग, नहीं होम रूल जो है ना 16 जून 1914 को तिलक वाला, जो 14 में इनका कंसेप्ट आया और पूरी तरह से 16 में। ठीक है, 14 में जब आज़ाद हुए, कब कितना साल जेल में थे तिलक? 8 साल। 8 साल बाद जेल से निकले और इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया। 14 में ही शुरुआत कर दिया, और 16 में इसकी संस्था बनी, जिसमें कि एनी बेसेंट को भी, ब्लाउटस्की को, बहुत सारे अंग्रेज और ये मिला के लोग थे उसमें। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका निकली 14 में ही। कॉमनवेल्थ में इसकी घोषणा 2 जनवरी को इन्होंने कर दी, एनी बेसेंट ने कर दिया था। ठीक है, लेकिन यदि कहा जाए कि एनी बेसेंट ने कब किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 16 को होम रूल लीग की स्थापना की। लिख लीजिए इसको। आंदोलन की शुरुआत 14 में और लीग का गठन 16 में। होम रूल आंदोलन पूछे कब से शुरू, तो 14 से, लेकिन होम रूल लीग का स्थापना कहिएगा तो 2 लोगों ने एक ही साल में अलग अलग दिन पे किया। लिखिए, होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, पूना के पास है बेलगांव, तिलक ने होम रूल लीग बनाया। कब बनाया? 28 अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट ने बनाया सितंबर 1916, उनके 5 महीने के बाद, सितंबर, डेट नहीं है। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 17 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में बाद में हुआ, कि मॉन्टेग्यू की घोषणा कब आई थी? वेरी गुड। मॉन्टेग्यू ने वही विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद घोषणा किया था, और उसके बाद ये आया अधिनियम। तो जो घोषणा में जो बातें थी, विश्व युद्ध में भारत ने बहुत शर्त के साथ हिस्सा लिया था बात, लेकिन जो शर्तें कही गई वो मानी नहीं गई, इसीलिए 19 तक यहाँ पर ये होने लगा था। ठीक है, चलिए, यदि कहा जाए भारतीय इतिहास में गांधी युग कब से कब तक?
मतलब 15 में वो आए और आते युग का शुरुआत हो गया। 17 से 18 तक तो वो अपना काम किए। 19 से गांधी युग का शुरुआत हुआ, 1919 से 1947 तक। इसी को राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण भी कहते हैं, गांधी युग या राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। कब से? 1919 से 47 तक। तो 16 में तो अपने लीग कर दिया, 16 में लीग है कौन? होम रूल लीग। 17 में क्या हो जाएगा? चंपारण। ठीक है। और 18 में कोई ऐसा आंदोलन हुआ था? 1918 खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। अहमदाबाद के मिल मजदूर वाला हुआ 18 में, है मार्च 18 में। 1919 में जो आया था, 1919 में यहाँ लिखे थे लखनऊ पैक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913। इसी में 19 में ही 13 अप्रैल को जालियांवाला। ठीक है, जालियांवाला बाग। इसके बाद जो मेजर है 19 के बाद, चूँकि देखिए जैसे सोर्स ज़्यादा मिलेगा ना, हर एक साल महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पहले जब सोर्स कम था, स्रोत कम मिलता था, तो 500 साल बाद एक घटना महत्वपूर्ण, 200 साल बाद एक घटना महत्वपूर्ण, फिर 50 साल बाद। अभी क्या है देखिए, 11, 12, 14, 16, 17, 18 सब लाइन से चल रहा है। हर साल कुछ ना कुछ सोर्स है। तो 1920 में क्या है, जिसे वो खिलाफत भी कहते हैं, खिलाफल हो गया, खिलाफल। सितंबर 1920, सितंबर 1920 में खिलाफत क्या हुआ था पता है? खिलाफत क्या होता है समझ है? नहीं, तिलक से क्या मतलब? खिलाफत हम पूछ रहे, व्हाट डू यू मीन बाई खिलाफत? खिलाफत किसी के खिलाफ खड़े हो जाना। हम एनसीईआरटी चिल्लाते रह गए, एनसीईआरटी पढ़िए मॉडर्न इंडिया का, आप लोग खिलाफ खड़े हो गए। यही पढ़ रहे तो किसी खिलाफ खड़े नहीं होते ना, साथ खड़े होते। देखिए टर्की ऑटोमन अंपायर था, ठीक है, तुर्की का। तो वहाँ का जो राजा था उसको खलीफा बोलते थे। तो मतलब उस जो पैटर्न था उसी को खिलाफत बोलते थे। ठीक है, जैसे वहाँ के राजा का अपदस्थ होना, यानी कि लोग वहाँ के राजा को हटा रहे हैं, वहाँ एक नई व्यवस्था आ रही है, तो यहाँ के लोग परेशान है कि नहीं, वहाँ व्यवस्था नहीं बदलना चाहिए। और हिंदुओं ने कहा कि भाई मुस्लिम भाई हमारे जो उसके साथ हैं, तो हम लोग साथ देंगे मुस्लिमों का भी खिलाफत में। खिलाफत का मतलब खलीफा नाम की जो संस्था है वो अब बनी रहे। कैलिफ्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफ्स। ठीक है, तो कैलिफ्स को बनाए रखने के लिए, भारत में उनका सहयोग करने के लिए, जो मतलब ब्रिटेन उसको गिराना चाह रहा था और ये उसको बचाना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि ये बाद में वो खुद ही बोले कि नहीं, हम लोकतंत्र की तरफ जाएंगे। तो वो जो संस्था है स्वयं समाप्त हो गई। तो इसी आंदोलन को खिलाफत कहते हैं, और उसी के पैरेलल भारत में चलने लगा उसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। समझ में आया? ही नहीं किसी के खिलाफ खड़े हो गए। 19 में वहाँ शुरू हो गया था, यहाँ कमेटी 19 में बन गई थी। लेकिन यदि कहा जाए कि खिलाफत मतलब कि 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, वहीं पर इसका ऑफिशियल निर्णय लिया गया 17 सितंबर 1920 को। लेकिन कमेटी कहा खिलाफत कमेटी, तो 19 में ही बन गई थी।
अब खिलाफत में गांधी जी सोचे कि पूरा हिंदू मुस्लिम को एक कर लेंगे। चलिए, खिलाफत आने के बाद कालक्रम हम लोग केवल कालक्रम देखेंगे, ठीक है ना। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 21 लिख लेते हैं, रहेगा अच्छा है। 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के राजकुमार का भारत आगमन 17 नवंबर 1921। चौरी चौरा कांड लिखिए 5 फरवरी 1922। 1922 में कौन सा हुआ? चौरी चौरा, ये कहाँ पर है? क्या हुआ था यहाँ पर? चौरी चौरा एक थाना है, थाना क्षेत्र है कानपुर के पास। चौरी चौरा जगह पर 22 लोगों को, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया भीड़ ने। 22 पुलिस वालों को, थाना को घेर दिया और थाना के अंदर ही स्वाहा कर दिया उनको। गांधी जी परेशान हो गए, सारा आंदोलन वापस ले लिए, शांत हो गए, बोलना बंद कर दिया, मौन व्रत में रहे। लेकिन उसका कोई फ़ायदा उनको नहीं हुआ। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर असंतोष भड़काने का आरोप लगाया गया। मतलब अहिंसावादी गांधी पर क्या आरोप लगा कि असंतोष आप ही ने भड़काया है, और इनको सज़ा दी गई 6 साल की, 6 साल के कैद की। गांधी जी जेल गए तो इनके जेलर थे पैट्रिक क्विन। इनके जेलर का क्या नाम था? पैट्रिक क्विन। तो मान लीजिए, जब गांधी जी कोई क्रिमिनल तो है नहीं और दिन भर टाइम बिताना भी है, तो जेलर से बात करते थे। इनके लेवल का तो कोई वहाँ आदमी भी नहीं था, ठीक है। तो पैट्रिक क्विन से बात करते थे। एक दिन उसका नाक से खून निकलने लगा पैट्रिक क्विन से। मतलब मिस्टर गांधी से बैठ के घंटों बात करता था और उसको अच्छा लगता था। वो बाद में अपनी मेमोरी में लिखा है इस बात को। तो नाक से जब ब्लड निकलने लगा तो गांधी जी बोले कि लुक मिस्टर पैट्रिक, आई हैव सम मेडिसिन फॉर यू। और जाके अपना चैम्बर, जो भी उनका रहा होगा सेल, वहाँ से तो माचिस का डब्बा लाए और उसमें भुरभुरा कुछ था, सूखा पाउडर टाइप का, और उसका नाक में डाल दिए। बोले कि इनहेल, तो कर लिया, अपना ले लिया और उनका नाक का ब्लड रुक गया। अगला दिन पूछा कि मिस्टर गांधी, व्हाट वाज दैट स्टफ़? वह स्टफ़ क्या था? तो बोला कि दैट वाज काउडंग पाउडर। गाय का गोबर, मतलब गोईठा का भुर्री था, ठीक है, उसका नाक में डाल दिए थे तो ठीक हो गया। तो इस तरह गांधी जी केवल कैदी नहीं थे, बहुत कुछ और भी थे, और सेटिंग गेटिंग करके अपना निकल जाते थे। यही सब मुला के ज़्यादा दिन रखेंगे तो कुछ और सुंघा देगा ये। छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। 1923 में जो इसके बाद एक पार्टी का निर्माण हुआ। 22 में तो घटना हुई स्वराज पार्टी, लोग 22 समझते हैं, लेकिन बेसिकली गठन उसका 23 में हुआ था। 1923 स्वराज पार्टी। इसके बाद कौन सी बड़ी घटना होगी? तो बेलगांव तो याद ही रहेगा, वो तो बहुत फेमस। 28 में क्या होगा? लिखिए 1923 में ही नागपुर में झंडा सत्याग्रह। लिखिए 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह। 1923 में ही नागपुर में, मान लीजिए अलग, जब सवाल को पेचीदा बनाना होगा तो ये डाल देगा। सब याद है, झंडा सत्याग्रह याद है नहीं। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में ही बरसाढ़, ये बरसाढ़, इसको बरसाढ़ भी कहीं के लिखता है, आंदोलन या सत्याग्रह। 24 में तारकेश्वर सत्याग्रह। 24 में क्या हुआ? तारकेश्वर सत्याग्रह। और 25 में बैकोम सत्याग्रह। 24 में तारकेश्वर और 25 में बैकोम। ये पहले आंदोलन में आप लोगों को बताए हुए हैं। एक किसी में था गुरु का बाग सत्याग्रह। गुरु का बाग, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, अगला यूपीएससी दीजिएगा तब इसके बाद। गुरु का बाग 23-24 में ही है।
किसी को मुश्किल परिस्थिति में याद रह जाए तो वहाँ काम आ जाएगा। तो उसका उसमें रहेगा। चलिए अगला लिखिए, लाठी चार्ज। सैंडर्स द्वारा लाठी चार्ज हुआ था। शुरू में थोड़ा और 2-3 और इन्फॉर्मेशन लिखिए। पहले 24 में लिखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, जिसमें सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद सब लोग थे। फिर लिखिए 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 एक हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। कब हुआ था? 1924। और 1925 में एक घटना, अभिषेक काकोरी, कब हुआ था? कब हुआ था मतलब लिखिए। हाँ लिखिए, काकोरी का 9 अगस्त। जब क्वेश्चन का भाव होगा तो पूछेगा कि किस ट्रेन में हुआ था ये, उस ट्रेन का नाम क्या था? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन। अश्विन दम जहाँ पर सब शांत हो रहा है वहाँ पर चुप हो जा रहा है। सैंडर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928। सैंडर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928। उसके बाद असेंबली पर बम, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे, सेफ्टी बिल पे बहस चल रहा है तो विधानमंडल में बम फेंका। किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल, इस सब में डेट भी महत्वपूर्ण है। 8 अप्रैल 1929 लिखिए। 13 सितंबर 1929 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु। 64, कहीं कहीं 54 दिन भी देता है, देख लीजिएगा। 54 और 64 का कन्फ्यूजन रहता है। तो वो पूछे, दिन नहीं पूछेगा कहीं, जतिन दास की मृत्यु। विश्वास कीजिएगा कि जिस दिन जतिन दास बोस को मर गए, भूख मतलब कि भूख हड़ताल वाला आदमी मर जाए भूख से, हैं? और उस समय जनसंख्या इतनी थी नहीं, फिर भी कलकत्ता स्टेशन पर जब इनका शव आया था तो 6 लाख लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। 6 लाख लोग, पागल हो गया। हाँ चलिए, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ही बलिदान हुए। 27 फरवरी 31 में इनसे पहले, मतलब एक महीना पहले, एक सप्ताह पहले, एक महीना पहले आज़ाद मर गए थे। आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में गोली लगी थी। कब? 27 फरवरी 1931। 31 की 2 घटना है, लेकिन आज़ाद वाली पहले है और भगत सिंह वाली बाद में है। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में भगत सिंह की मृत्यु या शहीद। लिखिए 19 अप्रैल 1900, इसके पहले ही लिख लीजिएगा, ये पहले का घटना है। चटगांव शस्त्रागार केस 1930, सचिन वो वाला कौन थे? सूर्यसेन। लिखिए 19 अप्रैल 1930 चटगांव में शस्त्रागार को लूटा गया था। उस तक चटगांव से कौन जुड़ा हुआ था? सूर्यसेन। इन्हीं को मास्टर दा बोलते थे। क्या बोलते थे? मास्टर दा। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 27-28, 27 के लास्ट में, 28 में भी। गठन इसका हो गया था ना, तो विरोध शुरू हो गया था। गठन इसका हो गया था 27 दिसंबर 1927 को। और इसका जो है डेट और क्या, 11 दिसंबर 27 को। उसमें 21 सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए विरोध शुरू हो गया था। ठीक है, तो विरोध के बावजूद ये आया कब? 3 फरवरी 28 को। 3 फरवरी 1928 को आया। तो गठन 27 में, आया 28 में, अब विरोध 28 के दिसंबर में। कब? कांग्रेस के सम्मेलन में। किसने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियों का प्रहार हुआ है वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का आखिरी किल साबित होगा? मरने से पहले कहे थे ये। 1928 में एक और बड़ी घटना है, रूपम लिखिए आप। 1928 की घटना, नेहरू रिपोर्ट। 11 मई 1928 को बम्बई में हुए सम्मेलन में इसके सिद्धांत को मतलब पढ़ा गया। और इसमें डेट नहीं, 28 ईयर ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 28 ईयर है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, उसमें भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। उसी ने चुनौती दी थी भारतीयों को अपना संविधान या अपना नियम कानून बनाने के लिए। तो उसी के रिएक्शन में यह
एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक बुला के यूनिफाइड तरीके से मोतीलाल नेहरू को उसके लिए आगे किया गया। और उसमें और भी सदस्य थे, कई बार सदस्यों का नाम भी पूछता है, हम बोल दे रहे हैं, याद रह जाए तो आपका भाग्य, नहीं तो आपकी किस्मत। ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एस सरदार, MS सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान और कुरैशी। लिखिए मत, कुछ तो छोड़ दीजिए अपने दिमाग के भरोसे। इतना शानदार ब्रेन भगवान दिए हैं, कुछ बातें तो ऐसे ही दिमाग में रह जाती है। विवेकानंद थे तो लोग कहते हैं कि भाई किताब पढ़ते थे तो पूरी किताब याद रहती थी। कुछ विवेकानंद तो आपके अंदर भी हैं, ऐसा थोड़ी है, सुध के नहीं पढ़ते थे। ठीक है, लिखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसके ठीक पहले आया था जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, मतलब साइमन आयोग जो नेहरू रिपोर्ट और लाहौर अधिवेशन के बीच में एक है जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। चलिए, उसके बाद 29 के बाद 30 में गांधी जी नमक वमक वाला आंदोलन करते हैं, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। दांडी मार्च यदि आएगा तो इसी में आएगा, है ना। इसका फैक्ट आप लोग अलग से जान ही रहे हैं, सब जान रहे हो फैक्ट इसका, नमक सत्याग्रह का। अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग जगह से शुरू किए और पहुँचे कहाँ पर, नमक को बनाने के लिए कहाँ पहुँचे थे। तो जो जहाँ से चला वो महत्वपूर्ण रहा, वो सब देख लीजिएगा, कोई महत्व ये नहीं है। जून 1930 में इसी के चलते सरकारी दमन चक्र हुआ और गांधी जी और नेहरू को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग कुछों का धके गिरफ्तार कर लिया, लाठी मार रहा ऐसे करे खड़ा, मतलब मारने वाला भी डर जाएगा कि भाई जब मतलब एकदम अहिंसा। सरोजिनी नायडू ने अपने संस्मरण में लिखा है कि अहिंसा का इतना ज़्यादा असर था कि जैसे लाइन से लोग लगते थे लाठी खाने के लिए, ऐसे लाइन से खड़ा है, अब पूरा देह दे दिया, मारिए जितना मारना। और मारने वाला क्या हाल है, अब पूरा देह गिराए हुए, मार खा के फिर इधर चल, कुछ नहीं, सरोजिनी कुछ नहीं मारा, ठीक, प्रसादी बट बोला कि लोग ऐसे मार खाते थे जैसे लग रहा प्रसाद बट रहा है। और ये सरोजिनी नायडू देखी थी। एहसास हो जाना कई बार आदमी को क्या है, मन से ही आदमी मरता है, मन से ही जीता। अब आज रिजल्ट आया, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया ना, अब उसमें लड़की लोग टॉप कर गई बहुत सारी, करना भी चाहिए, वो तो अलग चीज़ है। अब उसमें एक लड़की के हम अब पढ़ रहे थे, वो इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसके दोस्त को उससे ज़्यादा नंबर आ गया, उसके दोस्त फर्स्ट डिवीजन आ गई और वो तेज होगी और सेकंड डिवीजन आ गई, तो मर गया, फंदा लगा के अपना सेकंड आई थी तो आत्महत्या कर ली। और एक लड़की तो इतना कमज़ोर निकली कि उसके दोस्त को पता चला कि फर्स्ट डिवीजन है और इसको पता चला कि सेकंड डिवीजन है, बस धक से किया, ख़त्म, हार्ट अटैक। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई थी। 12 मार्च 1930 को घोषणा की गई थी सविनय अवज्ञा दांडी मार्च के लिए, नहीं वो घोषणा किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए मार्च किया था। कितने अनुयायी थे? 78। कितना दिन लगा था दांडी पहुंचने में? 24 दिन लगा था। ठीक है, और जाके नमक एक चुटकी नमक उठा लिए, ला मारना तो और मारो, काम करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसके बाद हुआ 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक ये चला था लंदन में। कब से कब तक? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन की चला था। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन वहाँ के राजा जॉर्ज पंचम ने किया था, अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। उद्घाटन जॉर्ज पंचम और अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड। इसमें हिस्सा लेने वाले कौन कौन लोग थे? इसमें कौन कौन लोग भाग ले? हाँ, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, जयकर मुंजे, लेकिन अंबेडकर याद रखना आपको, और सुंदर सिंह मजीठिया, इतने लोग। तो इसमें 2 लोग इम्पोर्टेंट हो गए, एक हो गया जिन्ना और एक हो गया अंबेडकर। फिर
31 में गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। 5 मार्च 1931 लिखिए, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, तो 1930 भी आ गया इसमें, 1931 भी आ गया। 31 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, उसमें बहुत सारी बातें थी। इसी के बारे में कहा जाता है कि यदि गांधी जी चाहते तो दबाव बना के भगत सिंह वाला जो है, भारत की आज़ादी में सैकड़ों भगत सिंह थे, हजारों भगत सिंह थे, जिनकी कहानी हम अब नहीं जानते, मातृभूमि पर सिर्फ। लेकिन इनका एक थ्योरी था कि भाई सिद्धांत पे तो हो सकता है, बड़े लोगों की गलतियाँ होती हैं। चलिए कोई नहीं, अब इसमें तो इतिहास में ये हमेशा विवादास्पद रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कराची में जब अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, उस समय यहाँ उसी समय इसको फांसी की सज़ा दी जा रही थी। ठीक है, कोई नहीं। लिखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लिखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से लेके पहला कब है और अगले साल हो गया द्वितीय, और उस बीच में इरविन पैक्ट। तो लाइन से दे देगा तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसी के बाद विंस्टन चर्चिल ने गांधी को कहा था देशद्रोही फकीर। अर्धनग्न तो बाद में बोला था, देशद्रोही बोला था। कि सरकार जो है एक अर्धनग्न व्यक्ति को जो देशद्रोही फकीर है, फकीर की तरह है, उससे बात करके बराबरी का दर्जा दे रही है, जो हमको उसको पसंद नहीं था। और जो अर्धनग्न फकीर वर्ड है वो विंस्टन चर्चिल ने यूज़ नहीं किया था, उसको यूज़ किया था फ्रैंकोइस मोरिस नाम के व्यक्ति ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा देशद्रोही फकीर, और फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा? अर्धनंगा फकीर। गांधी जी जब लंदन से वापस आए तो इन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैंने नीचे नहीं गिरने दिया। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन जो ध्वजा मुझे दिया गया था उसको मैंने नीचे नहीं गिरने दिया। चलिए, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 32 से 34 लेकिन 1 जनवरी 1932 द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए लिखिए, थोड़ा समय कम है, इसको आज हम चाह रहे हैं भारत को आज़ाद करा दें। ठीक है, 1932 सांप्रदायिक पंचाट, 1932 सांप्रदायिक पंचाट, जिसी को पूना समझौता कहते हैं, 16 अगस्त 1932। देखिए 26 सितंबर 1932, इस जान के डेट लिखवा रहे हैं क्योंकि एक ही साल का 4 डेट देता है, और डेट नहीं याद रहेगा तो पूना समझौता पहले हुआ कि पंचाट पहले है कि मैकडोनल्ड की घोषणा पहले है, पता नहीं चलेगा। 26 सितंबर 32 को गांधी और अंबेडकर में पूना समझौता। चलिए अगला लिखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 39। देखिए, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939, और उसके पहले एक लिखिएगा 1934 में एक चीज़ छूट रहा है, वो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934, कांग्रेस समाजवादी दल, नरेंद्र देव वाला, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव, कांग्रेस समाजवादी दल या पार्टी 1934। 1939 में लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1940, सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर लिखिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940, मार्च 1940। देखिए 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा पूछेगा जवाहरलाल नेहरू, जो दूसरा नेहरू। 1942 में क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 पहुंचा था, 22 मार्च को पहुंचा था, उसी दिन घोषणा किया था। मतलब देखिए बन जाता पहले, यहाँ आके जो घोषणा करता वो डेट बता रहे हैं। लिखिए स्टैफर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। वैसे पूछेगा वो 42 ही, ठीक है। इसी के बारे में कहा गया था कि भविष्य के वायदों से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इसी के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, और एक दिवालिया बैंक का चेक है। एक तो चेक भी पोस्ट डेटेड है, बैंक भी
दिवालिया है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि शैतान का वकील बनकर आए हैं उनके पुराने मित्र क्रिप्स। क्रिप्स नेहरू के दोस्त थे, बोले शैतान का वकील बन के आया है ये। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 42 में इसका प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 42 लिखिए ना, बस वही ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसी को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है अगस्त क्रांति। ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा घटनाक्रम से सवाल आता है। भारत छोड़ो आंदोलन टिक कर लीजिए, इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना। समानांतर सरकार कहाँ कहाँ पर थी, चित्तू पांडे कौन थे, बलिया क्या है, सतारा के, सब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, इसके जस्ट पहले की बात है, 42 में नहीं 41 में। देखिए 17 जनवरी को गायब हो गए थे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी उन्होंने? 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने किया था इसका गठन। मलाया में किया था। कहाँ किया था? मलाया में आज़ाद हिंद फौज की 15 दिसंबर 1941 को की थी। ठीक है, देखिए 7 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई। और अगला लिखिए 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थाई सरकार का गठन किया। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहा था। महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला लिखिए भारत वेवल योजना 1945, ये इसको शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं। वेवल योजना, वेवल योजना या शिमला, ये 1945 शिमला सम्मेलन, दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही तरह की घटना है। लिखिए 14 जून 45 को वेवल ने प्रस्तुत किया। ठीक है, 14 जून को वेवल और 25 को शिमला। 14 तारीख को वेवल योजना आया और 25 जून को शिमला में सम्मेलन हुआ इस पर विचार करने के लिए, वेवल पर विचार करने के लिए। तो वेवल शिमला दे देगा एक साथ, तो आगे पीछे समझ लीजिएगा। बस यही पूछेगा कि कौन आगे कौन पीछे, डेट नहीं पूछेगा, लेकिन आगे पीछे याद होना चाहिए। लिखिए आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा 1945 में ही हुआ है ये, उसका डेट एग्जैक्टली डेट पता नहीं है, 1945। फिर लिखिए भारत में चुनाव 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था? कंजर्वेटिव पार्टी का चर्चिल चुनाव हार गया और उसके बाद श्रमिक दल का जो लेबर दल था उसके क्लीमेंट एटली जीते। चर्चिल हारा और कौन जीता? क्लीमेंट एटली जीता। ठीक है, और उसी ने क्या किया? पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव बनाया। किसको बनाया? पैथिक लॉरेंस। तो एटली ने अपनी पहली कार्रवाई के तहत भारत में आम चुनाव करवाया 1945 में। केंद्रीय विधानमंडल की 102 सीटों पर, चलिए वो मत लिखिए। लिखिए शाही नौसेना का विद्रोह 1946। आज़ाद हिंद फौज से प्रभावित होकर भारतीय शाही नौसेना ने विद्रोह कर दिया। कब किया था? 18 फरवरी 1946। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, इसी में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। वेरी गुड। फिर 16 अगस्त 46 सीधी कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। किसका प्रस्ताव था ये? मुस्लिम लीग का। क्या इसका उद्देश्य था? सीधी कार्रवाई दिवस का उद्देश्य क्या था? पूछ देगा तब, कंसेप्चुअल सवाल। दंगे फैलाना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाना और यह सिद्ध करना कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब इस लेवल तक लोग पहुंच गया। उस एक्चुअली इसका हुआ क्या था ना कि 296 जगह पे चुनाव हुआ था, उसमें 205 जगह पर कांग्रेस जीती थी, 296 में 205 पर, तो उससे लीग बौखला गया था और उसने सीधी कार्रवाई दिवस की और नोआखली में दंगे हो गए। नोआखली जगह में दंगा हुआ। कितना आदमी मरा था? आंकड़ा के हिसाब से उस समय 6000 आदमी मरा था, 6000, और 20,000 लोग घायल हुए थे। और मास लेवल पर जो है औरतों के साथ अत्याचार हुआ था। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि 16 अगस्त भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है।
चलिए 1947 इटली की घोषणा। इटली की घोषणा फरवरी में 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 इटली की घोषणा। और जून 1947 माउंटबेटन का योजना, जून में माउंटबेटन की योजना। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट दिया गया, पाकिस्तान को भी एक डोमिनियन स्टेट दिया गया, मतलब कि दोनों को अलग किया गया। फिर लिखिए 1947 1947, जिस दिन का इंतज़ार था, बहुत खून खराबा के बाद आते आते बहुत लोगों का जान ले गया, लेकिन अंततः आ गया। क्या हुआ? भारत आज़ाद हो गया 1947 में। इसको लिखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। मृत्यु शैया पर थे जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर की स्थिति खराब थी। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज अवश्य ही भारत को छोड़ेंगे, लेकिन कैसा भारत वो छोड़ेंगे, कितना दुख भरा, जबकि सदियों पुराना उनका शासन की धारा अंत में सूख जाएगी, वे अपने पीछे कितना दलदल कितना कीचड़ छोड़ जाएंगे। होता था तभी ना ये सब हुआ, तो उसके पहले भी हुआ था। 5 मिनट और लेंगे, बढ़ाइए मतलब लोग ने। तो अभी आप लोगों ने जो लिखा मोटा मोटी कितना, उसमें पॉइंट कितना हो गया? कोई पॉइंट तक नहीं लिखा है? नंबर नहीं। जिसकी राइटिंग फ्रेश होगी ग्रुप में डाल देगा। यह 40 दिन के कोर्स का ही पार्ट है, 40 दिन के कोर्स का छठा दिन। देखिए जिस दिन जैसे मान लीजिए आपने एशिया देखा, तो एशिया का पूरा धरती देखना उस दिन, अगले दिन एशिया का लैंड देखना। अभी तो 6 महादेश हो गए, 3 महादेश का 2 भाग हैं। एक दिन पानी, जैसे कि एशिया के आसपास पानी में क्या है, अगले दिन अफ्रीका देखिए तो अफ्रीका का देखिए धरती पे क्या है, फिर उसी का पानी में क्या है, ये सारा कुछ देखना है। एक दिन में एक कीजिएगा, तब जाके आपका धीरे धीरे करके 15-20 दिन में सारा होगा, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। एडमिट कार्ड आ गया तो क्या हुआ? लैंड में जितना कुछ है, देश हो गया, देश का नाम हो गया, देश की राजधानी हो गई, फिर उसका कहाँ किससे सीमा टच कर रहा है। ठीक है, अभी हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सुनिएगा, भले दिखाई दे या ना दे, देगा दिखाई। मैप तो दिखेगा नहीं, कोई नहीं, आप सुनिएगा ध्यान से। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए अफ्रीका का लैंड कितना लोग है जो देख लिया है? अफ्रीका लैंड तीसरे दिन था, आज छठा दिन है, तो कब देखिएगा मुहूर्त निकलेगा उसका? हैं? अफ्रीका का लैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट? हैं प्रियंका, अफ्रीका का धरती देख लिया आपने? एशिया का लैंड देख लिया? सब बोलना ही बंद कर दिया। अफ्रीका क्यों नहीं देखे? तीसरा दिन में था अफ्रीका। तो हम क्या बोले थे, एक ही दिन मिलेगा इसके देखने के लिए, दोबारा कैसे मिलेगा? 7 दिन नहीं यार, तो फिर 7 दिन तो तीसरा है। तो अफ्रीका का लैंड का आज है, अफ्रीका का तीसरा ही दिन था, आज तो छठा दिन है। उस नियम को तोड़िए मत, क्वालिफाई करना है तो उस नियम को मत तोड़िए। जैसे हम सवाल पूछ दे रहे हैं, आप लोग अफ्रीका का लैंड देखिएगा, इस सवाल का जवाब खोजिएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आप सीरियसली पढ़ते हैं और आपकी मेमोरी भी ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ठीक है। ये बताइए कि इसमें अफ्रीका का सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? अफ्रीका का सबसे छोटा भू आवेष्टित जगह कौन सा है? अफ्रीका का सबसे छोटा, अफ्रीका बोल रहे हैं, अफ्रीका मेडिकल सिटी कहाँ है? सबसे छोटा भू आवेष्टित यानी लैंड लॉक्ड, हिंदी में बोलेंगे भू आवेष्टित और अंग्रेजी में बोलेंगे लैंड लॉक। अफ्रीका का सबसे छोटा। अब आपको लगेगा कि देखा कैसे जाता है, चार्ट तो इतना बड़ा देश है, सबसे छोटा बोल रहे हैं। अफ्रीका है ना, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा देश है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट है। देखिए यहाँ पर एक देश है लोसेथो, दिख रहा है, वह सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों को कहा जाता है? अफ्रीका का सिंह किस देश को कहा जाता है? अब देखिए अफ्रीका है ना, ऐसे यहाँ पे सिंह जैसा बना हुआ, ये जो है ना, ये यहाँ पे सिंह जैसा बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये तो यहाँ क्या है? सोमालिया है, हैं? यहाँ जिबूती है, इथियोपिया है। तो ये आपका एक चीज़ हो गया। आगे बढ़िए, जिब्राल्टर की संधि
जिब्राल्टर की संधि पे अफ्रीका का कौन सा देश स्पेन के साथ सीमा साझा करता है? जिब्राल्टर की संधि पर अफ्रीका का कौन सा देश यूरोप के साथ सीमा साझा करता है? अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जिब्राल्टर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला जो भूमध्य सागर और यही ये जिब्राल्टर है, भूमध्य सागर बोल रहे। और यहाँ पर है स्पेन और यहाँ पे है मोरक्को। तो ये हो गया अफ्रीका से कैसे सवाल। मोरक्को इसका देश है और स्पेन के साथ बनाता है ये ना। स्पेन ऊपर में है, नीचे मोरक्को है, दोनों यहाँ टच करता है। यहीं पर जिब्राल्टर की संधि है, ऊपर से स्पेन, नीचे से मोरक्को। ये जो दिख रहा है देखो, तुमको दिख रहा होगा, ये देखो स्पेन है ना, यहाँ पर दिखा हुआ स्पेन और यहाँ मोरक्को दिख रहा है। ये जो पॉइंट बना हुआ है ऐसे करके पॉइंट बना हुआ है, इधर से स्पेन इधर से मोरक्को, देखिए। तो ये हो गया जिब्राल्टर। दिल्ली है मतलब हरियाणा में घुसा हुआ, मतलब ये हरियाणा है ना, तो यहाँ दिल्ली घुसा हुआ है, ऐसे दिल्ली है। ये हरियाणा है पूरा, ये दिल्ली है। तो जाइएगा तो इधर भी हरियाणा मिल जाएगा, फरीदाबाद, इधर जाएगा सोनीपत मिल जाएगा, इधर जाएगा गुड़गांव मिल जाएगा। चारों तरफ हरियाणा ही है। अब बीच में दिल्ली है, एक तरफ थोड़ा सा उसको राहत मिलता है जहाँ से गाजियाबाद मिलता है। तो वही चीज़ इसका भी है। पुर्तगाल को स्पेन ने ऐसे पकड़ा हुआ, कुछ है क्या? ये मैंने जो लिखवाया है कि आपको मैप देखना है, तो मैप जो देखना है वो रोज़ कैसे देखना है, वो सवाल पूछे तो समझ में आ गया। हैं? कोई एक बताइए कि जो हम लोगों ने ढंग से देख लिया, अब कोई नहीं बोलेगा। कोई एक, या तो एशिया बोलिए, यूरोप बोलिए, अफ्रीका बोलिए, अमेरिका बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, नहीं तो अंटार्कटिका बोलिए कि हमारा ढंग से तैयार हो गया है। तो हम कोई सवाल पूछेंगे फिर उससे, तो बिना क्वेश्चन के लिए तैयार होने से क्या फ़ायदा है? रूटीन का वीडियो में जो मैंने रूटीन लिखवाया है उसको समझने में कोई दिक्कत है आपको? तो उसमें 3 कंपोनेंट कम्प्लीमेंट्री है, इनफैक्ट 4 कंपोनेंट। तो चारों कंपोनेंट ध्यान में है क्या क्या है? बहुत बढ़िया। पर डे मैप, ठीक है, मैप के में हाँ, मैथ का भी और जनरल भी, मैथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और क्या था? बस यही 4 चीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको तो पूरा याद है।